अपन पढ़ रहे थे एशियन विकास बैंक और एशियन बैंक विकास बैंक की ऑपरेशंस या कार्यकलाप किस तरह से होते हैं, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि बैंक की स्थापना 1966 में एक अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त संस्था के रूप में आर्थिक विकास के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी। इसका जो एक उद्देश्य था वो एशियन और पैसिफिक क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रों में सहयोग स्थापित करना भी था, ताकि इस क्षेत्र के विकासशील और राष्ट्र सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। ठीक है, तो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो ये बैंक है, एशियन विकास बैंक है, ये इस तरह से कार्य करता है। जैसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यह इस क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी पूंजी को विकास उद्देश्यों के लिए विनियोजित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक। दूसरी बात, यह उपलब्ध साधनों का, जो भी साधन उपलब्ध हैं, उसका क्षेत्र के विकासशील राष्ट्र सदस्यों के विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। फिर यह अपने सदस्य राष्ट्रों को उनकी प्रार्थना पर इस क्षेत्र की विकास नीतियों और योजनाओं में समन्वय करने में सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न योजनाओं के निर्माण, वित्त कार्यान्वयन आदि से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्षेत्र के विकास के लिए कोष उपलब्ध कराने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों तथा राष्ट्र संघ से संपर्क रखता है और उनसे क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग और सहायता की नई संभावनाओं का पता लगाता है। यह ऐसे सभी कार्य संपन्न करता है जो कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, और बैंक की सदस्यता जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के सदस्यों और संबंधित सदस्यों के लिए खुली हुई है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे सभी क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय विकसित राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र या इनकी किसी विशिष्ट एजेंसी के सदस्य हैं, एशियन विकास बैंक के भी सदस्य हो सकते हैं। तो इस स्थिति में यह है कि बैंक की सदस्यता से जो भी बात पता लगती है, उससे ये है कि संस्थापकों का ये ध्येय है, या ये ध्येय इस बात को प्रदर्शित करता है कि वे सदस्यता को सीमित क्षेत्र तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्र के बाहर के विकसित राष्ट्रों से वित्तीय और अन्य सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको सदस्य बनाया जा सकता है। ये इसलिए इसने अपना वाइड बड़ी विचारधारा मानी और सब कुछ शामिल किया। एशियन विकास बैंक के वित्तीय स्रोतों के अंतर्गत साधारण पूंजी स्रोत कम हैं, जिनके अंतर्गत प्रार्थित पूंजी, रिजर्व और उधार के माध्यम से प्राप्त कोष सम्मिलित हैं। ठीक है, विशिष्ट कोष स्रोतों के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिया गया चंदा भी शामिल है। तो बैंक द्वारा मांग पर देय चंदा तब लिया जाता है जबकि बैंक अपने उधार के दायित्वों को पूरा करना चाहता है या अपने साधारण पूंजी स्रोत को बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में चंदा लिया जाता है। बैंक अपनी पूंजी के केवल उस भाग तक ऋण ले सकता है जो कि उनकी पूंजी की मांग पर देय भाग है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त यह संचालक मंडल के
उस निर्णय से भी सीमित होगा कि बैंक की उधार उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सदस्य राष्ट्रों की मांग पर देय पूंजी अधिक ना हो, जिनकी की मुद्राएं परिवर्तनशील हैं। ठीक है। एशियन विकास बैंक ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूंजी बाजारों से उधार लिया है ना। इसके अतिरिक्त बैंक ने 2 वर्षीय बॉन्ड भी अपने सदस्य राष्ट्रों के मौद्रिक अधिकारियों या केंद्रीय बैंक को बेचे हैं। बैंक को इस बात का अधिकार है कि वो विशेष कोष की स्थापना कर सकता है जिसके साधन रियायती ऋण प्रदान करने और तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान करने में प्रयुक्त किए जाएंगे। ठीक है। तो एशियन विकास बैंक इस तरह से कार्य करता है और इसके जो कोष हैं, तकनीकी सहायता विशेष कोष विकासशील सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सहायता हेतु वित्त प्रदान करते हैं। तो बैंक की जो ऋण गतिविधियां हैं उनको मुख्यतया 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला साधारण क्रियाएं और दूसरा विशेष क्रियाएं। साधारण क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत बैंक के साधारण पूंजी कोषों में से वित्त प्रदान किया जाता है और जिनका उद्देश्य किसी विशिष्ट परियोजना की विनिमय की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जबकि विशिष्ट क्रियाएं वे हैं जिनके अंतर्गत बैंक के विशेष कोष स्रोतों से वित्त प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो विकासशील राष्ट्र बैंक के विशिष्ट कोष साधनों का प्रयोग करने के अधिकारी हैं या नहीं, इस बात का निर्धारण उस देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। ऋण देते समय राष्ट्र विशेष की सकल राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखा जाता है और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है। ऋण देते समय राष्ट्र की विशेष सकल राष्ट्रीय आय कैसी है, क्योंकि ये देश की ऋण पुनर्भुगतान क्षमता भी बताता है इस आधार पे, और इसी आधार पे रियायती ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं।